नमस्कार, हमारा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर छाए संकट के बादल। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राजनीतिक स्थितियां पलटने की कोशिश जारी। एक बार फिर जैसलमेर के पोखरण में टिड्डियों का हमला, किसान परेशान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सी पार्टी दमदार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। सचिन पायलट समर्थकों का दावा है कि उनके साथ अभी 24 विधायक है, लेकिन जानकार इसे कयास मान रहे हैं। इस दावे के विपरीत सरकार समर्थकों का मानना है कि पायलट समर्थक विधायकों की संख्या 15 से 17 हो सकती है। इन सब के बीच सभी दलों ने संभावनाओं की तलाश भी शुरू कर दी। सचिन पायलट समर्थक विधायकों के इस्तीफे देने या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जैसी तमाम बातों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया। हालांकि कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि पायलट प्रकरण को पार्टी सुलझा लेगी और गहलोत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आपको समझाते हैं इसका क्या गणित है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में अभी कांग्रेस के 107 विधायक है, जबकि बीजेपी सदस्यों की संख्या 75 है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 101 है, उसमें बसपा के 6 विधायकों ने समर्थन दिया है। वहीं बीजेपी के पास अपने कुल 72 विधायक है। वहीं पार्टी को आरएलपी के 3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो वहीं नंबर 3 पर अगर बात करें, कांग्रेस और भाजपा के अलावा निर्दलीय या अन्य विधायकों की कुल संख्या 18 है। इनमें बीटीपी के 2 एमएलए, 2 सीपीएम, 1 आरएलडी और 13 निर्दलीय विधायक शामिल है। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की संख्या अगर 24 मान ली जाए तो इनके इस्तीफे के बाद सदन में विधायकों की संख्या 176 रह जाएगी। 176 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 89 विधायकों की जरूरत होगी और पायलट समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास 107 में से 83 विधायक बचेंगे, जो कि बहुमत से 6 कम है। वहीं बीजेपी अपने 75 विधायकों के साथ ही बहुमत से 14 सीटें दूर रहेगी। ऐसे में निर्दलीय विधायकों का मत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन 18 में से कांग्रेस को जहां बहुमत के लिए सिर्फ 5 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, वहीं बीजेपी को 14 सदस्यों की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी का नोटिस मिलने के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं। आज सुबह पायलट और उनके समर्थक 12 विधायकों के दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने की खबरों के चर्चा में आने के बाद प्रदेश में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई। हालांकि गहलोत समर्थक विधायकों ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राजनीतिक स्थितियां पलटने की कोशिश जारी है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी निगाहें लगाए हुए है और पर्दे के पीछे से पार्टी बड़ा गेम खेल रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के संपर्क में हरियाणा बीजेपी के कई नेता है और एमपी की तरह राजस्थान के विधायकों को भी हरियाणा में इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं सचिन पायलट कांग्रेस पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर डील करने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों की माने तो आईटीसी भारत ग्रेड होटल एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बन सकता है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सचिन पायलट को रविवार शाम 5:30 बजे मिलने के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार अगर सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो मामला ठीक हो सकता है, अन्यथा सचिन का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। दरअसल बीते 2 दिनों से राजस्थान राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। सीएम अशोक गहलोत का आरोप है कि बीजेपी राज्य की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जबकि बीजेपी ने सीएम के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह बता रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा जा रहा है, जिससे वह नाराज है। जबकि दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई कि दूसरा खेमा सीएम बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इस पर बयान देते हुए गहलोत ने कहा कि दावेदारी भले ही कई हो, लेकिन बनता तो एक ही सीएम है।
इस बीच राजस्थान एसओजी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया। इसमें पायलट नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पायलट 20 से 25 विधायक लेकर इस बीच दिल्ली पहुंच गए और पार्टी हाईकमान को सारी स्थितियों से अवगत करवा दिया। उधर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से पूरे मामले से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर पांडे ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि सरकार पर कोई खतरा नहीं, बस कुछ विधायक थोड़ा नाराज है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश में लगा हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, जबकि सीएम गहलोत अपने खेमे के विधायकों और मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। और बात करेंगे जैसलमेर की, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान 2020 के क्रम में विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में ख्याति प्राप्त सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस विशाल वृक्षारोपण अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस क्रम में सीमावर्ती जिले जैसलमेर में स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल व इस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी वाहिनियों के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों व जवानों सहित उनके परिवारजनों ने वृहद रूप से वृक्षारोपण किया तथा उपस्थित प्रत्येक कार्मिक ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जैसलमेर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जैसलमेर को प्राचीन कला, सांस्कृतिक, साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, इतिहास और बहुआयामी उत्सवी परंपराओं के लिए देश दुनिया में अद्भुत व विलक्षण व अन्यतम बताते हुए कहा कि इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जितने भी प्रयास किए जाए वो कम है। जिला कलेक्टर ने यह बात जैसलमेर में गडीसर चौराहे पर स्थित कवि तेज लोक कला विकास समिति द्वारा संचालित व राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक व इतिहासकार नंद किशोर शर्मा के एकल प्रयासों से स्थापित मरु सांस्कृतिक केंद्र अवलोकन के दौरान कही। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BK बारूपाल, नायब तहसीलदार हाबूलाल मीणा सहित समिति के महासचिव हेमंत शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने मरु संग्रहालय में संग्रहित व प्रदर्शित कलात्मक वस्तुओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों व प्राचीन वाद्यों व फॉल सीलिंग, रंग बिरंगी कावड़ व पेंटिंग्स, वस्त्र आभूषण, गोरबंद, श्रृंगार, पुरातन पांडुलिपियां, शिलालेख, पुरानी सदियों की लोक संस्कृति और मरुस्थलीय परिवेश व जनजीवन, पाबूजी की फड़, मूमल मेड़ी व वीर मरण कला, जैसलमेर व राजस्थान के ऐतिहासिक छायाचित्रों आदि की तसल्ली से देखा। कवि तेज लोक कला इस दौरान विकास समिति के महासचिव व संग्रहालय विशेषज्ञ हेमंत शर्मा ने जिला कलेक्टर को इस संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्री व दस्तावेजों के बारे में भी अवगत करवाया। तो वहीं पाकिस्तान सीमा से आ रही टिड्डियों ने एक बार फिर जैसलमेर में हमला बोल दिया। रविवार शाम पोखरण ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों का आना जारी रहा। लगातार चल रहे इन टिड्डियों के झुंड के कारण पूरे क्षेत्र में एक बारगी अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। लोग इन गांवों व अन्य स्थानों पर टिड्डियों के झुंड मंडराते नजर आए। लोगों में एक बार भय का भी माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शहर के पास स्थित दी के पास टिड्डियों ने अपना डेरा जमाया। इस दौरान लोगों द्वारा टायर जलाकर टिड्डियों को भगाने के प्रयास भी किए गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों टिड्डियों पर नियंत्रण पाया गया था, लेकिन रविवार शाम टिड्डियों के आने से एक बार फिर टिड्डी नियंत्रण विभाग व किसानों की नींदें उड़ गई। भणियाना उपखंड क्षेत्र के पदरूड़ा गांव में टिड्डी दल ने पड़ाव किया। यह टिड्डी दल कलाऊ की तरफ से भणियाना की ओर आया। क्षेत्र के रातड़िया व पदरूड़ा व इंदिरानगर में टिड्डी दल का प्रकोप रहा। मैं राम जी बैरड रातड़िया से भगवानपुरा का हूँ और किसान आदमी हूँ। मैं गरीब, और हमारे यहाँ 4 महीने हो गए लगातार हम खेती की है, वो फसल नष्ट कर दी है। कोई सुनाई नहीं कर रहे, कोई सब काम कर रहे अपने आप, और हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहे। हमारे परेशान कर दिया है टिड्डी ने। देखिए, तो वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां पूरे विश्व को व्यतीत कर रखा है, तो वहीं भारत भी अछूता नहीं है। ऐसे में राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच पिछले कई दिनों से कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहां पर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स भी कार्य कर रहे हैं। चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सहित सभी कोरोना वॉरियर्स अपने कर्तव्य का बखूबी पालन कर रहे हैं। ऐसे में इनका सम्मान तो बनता ही है।
इसी क्रम में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के निर्देश अनुसार पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कसवा ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में पुलिस कर्मियों ने जहां दिन रात एक करके आमजन की सुरक्षा के लिए खून पसीना बहाया, उसी का नतीजा है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित है। इसके लिए इनका सम्मान तो बनता है। कसवा ने यह भी बताया कि संघ द्वारा पूरे जयपुर शहर के थानों के कई पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। वहीं पर ज्योतिनगर थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कार्य व सेवा से आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ा है। पत्रकार संघ का समस्त स्टाफ ने आभार व्यक्त किया। बात राजधानी जयपुर की, जहां सांगानेर उपखंड के नेवटा बांध पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण करके बांध के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। जेडीए द्वारा इसका सर्वे करवाकर अवैध कब्जे को हटाया था, लेकिन फिर भी भूमाफिया बाज नहीं आ रहे और रातों रात बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण कर लिया। इन अतिक्रमणकारियों को पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इनका पंचायत कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नतीजन हौसले बुलंद और बांध में के भराव पेटे पर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। नेवटा बांध से क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पर किसान खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही नेवटा बांध से निकलने वाली नहरों के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास भी किया गया था। अगर ये अवैध रूप से किए गए ये कब्जे नहीं हटे तो नहरों के सुदृढ़ीकरण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। वहीं जमीन मालिकों का कहना है कि एग्रीकल्चर भूमि है, गंदे पानी को रोकने के लिए चारों तरफ मेड़बंदी करवाई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ये जमीन बांध क्षेत्र में है और बांध के पानी को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। बात श्री गंगानगर जिले की, जहां सूरतगढ़ में आज डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पत्रकारों से रूबरू निजी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से कोरोना काल में उपजे आर्थिक संकट के चलते अभिभावकों व छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए फीस में 25% की छूट देने की घोषणा की। इस संबंध में दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की गई, जिसमें ब्लॉसम अकेडमी के निदेशक अनिल चुग ने बताया कि यह वर्ष सबके लिए संकट काल का समय है। ऐसे में ब्लॉसम अकेडमी, हर्ष कॉन्वेंट स्कूल, सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल व दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालकों ने यह निर्णय लिया। सुचित कोठारी ने बताया कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक हम बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई का हर्ज न हो। हर्ष कॉन्वेंट के निदेशक अनिल धानुका ने जानकारी दी कि सरकारें निजी शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा कर रही है, मगर संस्थाएं अपने सामाजिक सरोकार को नहीं भूली। इसी क्रम में हमारा यह पहला कदम है। इस बैठक में सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल के जय किशन अरोड़ा, दिल्ली पब्लिक स्कूल के वेद प्रकाश पारीक, मुकेश पारीक, अनिल धानुका, प्रवीण अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। खबर अलवर से, जहां राष्ट्रीय परिषद सदस्य व भाजपा नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में बानसूर के बाईपास रोड पर स्थित संगम मैरिज गार्डन में महेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर किया। शिविर में बानसूर भाजपा कार्यकर्ताओं व बानसूर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी रक्तदाताओं का आभार भी जताया। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां ग्राम पंचायत निमोद में श्री शनि सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश भार्गव ने वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व उप सरपंच धर्मेंद्र भार्गव को श्री शनि सेना संगठन का राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया। राकेश भार्गव ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि धर्मेंद्र राजस्थान के नागौर जिले में हिंदुत्व के लिए और समाज के लिए बहुत ही अच्छा समाज सेवी कार्य कर रहे हैं और हिंदू सनातन संस्कृति के लिए भी बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठकर एक सनातनी और राष्ट्रीय भक्त बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले कई सालों से राजस्थान के कई जिलों में समाज हित के कार्य भी किए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।